सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक। दोस्तों, पिछले 15 दिन से हमने एक नए पर्व की शुरुआत की है और वो पर्व है बिजनेस का। और बिजनेस की व्याख्या अगर पूरी दुनिया में देखें कि क्या है बिजनेस की व्याख्या, तो वो ये है कि किसी एक वस्तु या सेवा का उत्पादन करना और उस वस्तु और या सेवा को ग्राहकों को जो जरूरत है उसकी जरूरत पूरी करना, उसको बेचना, ऑफकोर्स बेच के पूरी करना, और वो जो प्रॉफिट मिले उस प्रॉफिट के साथ सभी जो हित संबंधित या स्टेक होल्डर्स बिजनेस में होते हैं उनके लिए प्रॉफिट का जनरेशन करना। तो हम अभी इस अवस्था में है, हमने इस पर्व की शुरुआत की है कि हम इस पर्व में ऐसे वस्तु का निर्माण करके उसको बेचने वाले हैं और सबके लिए, हमारे पूरे फैमिली के लिए, किसानों से लेके चैनल पार्टनर से लेके सबके लिए प्रॉफिट का जनरेशन करने वाले हैं। इस पर्व को हम एग्जीक्यूशन का पर्व भी कहते हैं, क्योंकि जिस चीज से ये वस्तु का निर्माण होगा, जहां से इस वस्तु का निर्माण होगा, ये सभी फैक्ट्रियां, इस फैक्ट्री का एग्जीक्यूशन करना ये बहुत प्राथमिकता होने वाली है इस पर्व में। तो इसीलिए ये पर्व एग्जीक्यूशन का पर्व है, इसलिए हम एग्जीक्यूशन पर्व भी कहेंगे। दोस्तों, हम जिस सेक्टर के लिए सब काम करने वाले हैं, उस सेक्टर का नाम है बायोफ्यूल। और लोग शायद जानते हैं बायोफ्यूल के बारे में, उन्होंने सुना है बायोफ्यूल के बारे में, लेकिन जिस तरह से हम बायोफ्यूल इस सेक्टर को बड़ा करने वाले हैं, इस सेक्टर को डेवलप करने वाले हैं, इस प्रोजेक्ट्स को तैयार करके ये बिजनेस को डेवलप करने वाले, ये अभी तक दुनिया में कहीं हुआ नहीं है। बायोफ्यूल के बारे में लोगों ने जाना है, सोचा है, समझा है, लेकिन उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना ये अभी तक किसी दुनिया में किसी भी कोने में किसी लेवल इस लेवल पे हुआ नहीं है। तो हमारा भी एक जो एग्जीक्यूशन है ये किसी भी नए बिजनेस सेक्टर जैसा ही है। बायोफ्यूल जिस लेवल का बिजनेस एमसीएल कर रही है, एक नए सेक्टर की शुरुआत है। जब भी नए सेक्टर की शुरुआत किसी भी दुनिया में किसी भी क्षेत्र में होती है, तो वो नया सेक्टर, वो नया क्षेत्र 3 चरणों से गुजरता है। सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है कि बिजनेस को एस्टैब्लिश करना, यानी ऐसे वस्तु का निर्माण कीजिए आप, जो वस्तु आप ग्राहकों को बेच सकते हो और उससे मुनाफा कमा सकते हो। ऐसे वस्तु, ऐसी सेवा जो ग्राहकों की जरूरत को पूरा कर रही हो, ग्राहक उसको पैसे दे रहा है, खरीद रहा है, ग्राहकों को बहुत अच्छा अनुभव आ रहा है, ऐसे पूरे साइकिल का एस्टैब्लिश करना, स्थापना करना, ये किसी भी बिजनेस सेक्टर का पहला चरण होता है। इस चरण में हम एस्टैब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं कि देखो ये चीज तैयार की जा सकती है और ये चीज मार्केट में बेची जा सकती है और इससे हम लोग बहुत सारा बिजनेस तैयार कर सकते हैं। और इस पूरे बिजनेस साइकिल में ये जो पहला चरण है जिसमें बिजनेस साइकिल की स्थापना होती है, एस्टैब्लिश होता है, इसमें हर कोई चीज जो बिजनेस साइकिल में है वो ऐसा समझे कि प्रथम अवस्था में होती है, धीरे धीरे करके वो आगे आगे जाएगी। लेकिन प्रथम अवस्था में ये रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट से लेके सब कुछ चीजें होती है। अगर आप देखेंगे कि तो दुनिया की जो सबसे पहली कार बनी, वो कार, उस कार को रिवर्स गियर ही नहीं था। ऑफकोर्स बाद में जब उसका इस्तेमाल किया गया तो समझा कि रिवर्स गियर होना चाहिए। उसके बाद जब ज्यादा इस्तेमाल किया तो समझा कि उसमें एसी होना चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए, बाद में सीट बेल्ट होना चाहिए। फोन के बारे में भी अगर आप देखोगे, मोबाइल के बारे में, तो इस तरह के फोन हुआ करते थे पहले, और बाद में हम लोग देखते हैं किस तरह से ये सभी दो चीजें बहुत डेवलप होके आज यहाँ तक है। तो सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है बिजनेस को एस्टैब्लिश करना उस वस्तु के साथ या उस सेवा के साथ। दूसरा जो चरण होता है वो चरण होता है ऑप्टिमाइजेशन का। तो एक बार आपने वो साइकिल तैयार की, आपने वो पूरी व्यवस्था दिखाई तैयार करके, तो उस व्यवस्था को सब बेहतर ऑप्टिमाइज करना, वो दूसरे चरण में होता है। तो उसमें रॉ मटेरियल से लेके उसके लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, प्री प्रोसेसिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके उस वस्तु की स्पेसिफिकेशंस, कैसे ब्रांडिंग, प्रमोशन, कैसे कस्टमर्स को देंगे, कैसे उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इन सब चीजों के ऊपर काम किया जाता है और हर चीज को ऑप्टिमाइज किया जाता है।
अब ये चित्र जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध महान व्यक्ति थॉमस एल्वा एडिसन इनकी है। और जो चीज उनके बाजू में है, ये दुनिया का सबसे पहला बल्ब है। आज आप देखते हैं कि बल्ब कितना है, इतना है, इससे भी छोटा सा है। डेकोरेशन की जो भी तोरण अगर आपने देखा तो डेकोरेशन में तो इतने छोटे छोटे बल्ब आज तैयार होते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे पहला बल्ब वो ये था जो आप देख रहे हैं। थॉमस एल्वा एडिसन दुनिया के बहुत जाने माने ऐसे साइंटिस्ट, संशोधक, ऐसे उनको पूरी दुनिया जानती है। उनके नाम के ऊपर 2000 से भी ज्यादा पेटेंट है। उन्होंने बल्ब के साथ उन्होंने मोशन पिक्चर यानी जो फिल्म बनाते हैं वो, टेलीग्राम, ऐसे कई सारे, जैसे 2000 से भी ज्यादा पेटेंट। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या वस्तुओं का वो इन्वेंशन या खोज की होगी। दोस्तों, ये पहला बल्ब बनाने के लिए उन्हें 1008 प्रयोग करने पड़े, लेकिन वो उनका जो नजरिया है, उस नजरिए से ये कहते कि ये जो 1008 बार में फेल नहीं हुआ, तो मुझे ये समझा कि कौन से 1008 एक गलत चीजें हैं जो मुझे नहीं करनी है। तो इस तरह से ये थॉमस एल्वा एडिसन इनकी सोच थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन संशोधक बाद में थे, वो पहले थे एंटरप्रेनर। और ये एंटरप्रेनर की सोच होती है जो उनके हर चीज में आती है कि 1% इंस्पिरेशन, 99% परस्पिरेशन। ये सभी जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे कोट अभी तक पढ़े होंगे, ये सभी थॉमस एल्वा एडिसन साहब के हैं। ये पहले प्राथमिक ऐसे उद्योजक ही है। उन्होंने सबसे पहले अपने बिजनेस की शुरुआत जब 12 साल के थे तब की। उन्होंने तब पब्लिशिंग एक कंपनी शुरू की और ट्रेन में वो अखबार वगैरह बेचते थे। दोस्तों, ये सभी उसके बाद जैसे बिजनेस की जरूरत होती है ना, तब उन्होंने ये सब चीजें शुरुआत की और उसमें से बिजनेस किए। और वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन करके अमेरिका में थे, पूरे दुनिया में मशहूर थे। दोस्तों, पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे ना, तो जितने भी इन्वेंशन, जितने भी खोज हुए हैं, रिसर्च होते हैं, तो बहुत थोड़े ये प्योर रिसर्च यानी सिर्फ साइंस के ऊपर, बेस के ऊपर रिसर्च होते हैं। मैक्सिमम ये जो रिसर्च होते हैं, ये किसी जरूरत के कारण होते हैं। और जो मैक्सिमम जरूरत होती है, जिसके कारण ये सभी रिसर्च होते हैं, वो होता है बिजनेस। दोस्तों, बिजनेस एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से मैक्सिमम ये नई रिसर्च डेवलपमेंट होती है, नई खोज अन्वेषण होती है, और उसका उपयोग फिर बिजनेस के लिए किया जाता है। अभी हमने देखा कि पहला फोन कैसे था, लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो वो कंपनी सबसे बड़ा बिजनेस कर रही है जो इस मोबाइल फोन के ऊपर रिसर्च में सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट कर रही है। और सिर्फ मोबाइल फोन की बात नहीं, आप किसी भी सेक्टर में देखिए, मर्सिडीज अगर उस सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है, तो इट इज बिकॉज ऑफ रिसर्च, R&D, इन्वेंशन। अगर अमेजॉन सबसे बेहतर बिजनेस कर रहा है, तो वो भी उसकी वजह से, एप्पल उसकी वजह से, गूगल उसकी वजह से कि गूगल इतना आगे कर रहा है, जो यूट्यूब कर रहा है, बाकी ये सभी कंपनियां कंटिन्यूअसली इसके ऊपर काम करती है। तो दोस्तों, हमारा भी जो क्षेत्र है, हमारा बायोफ्यूल के क्षेत्र है। हमारे बायोफ्यूल क्षेत्र में जैसा मैंने कहा कि पूरी दुनिया में इस स्केल के ऊपर कोई दूसरी कंपनी काम नहीं कर रही जिसे MCL काम कर रही है। और इसमें कई सारी चीजें हैं जहां हमको बेहतर अभी करना है, ऑप्टिमाइजेशन करना है। कई सारे चैलेंजेस हमें दिखाई देने वाले हैं आने वाले दिनों में, जिसके ऊपर काम करना होगा, जिसके ऊपर सॉल्यूशन तैयार करने होंगे, जिसके ऊपर इक्विपमेंट्स, इसके ऊपर कुछ नई चीजों का निर्माण करना होगा। और इसके लिए एक बहुत बड़ा स्कोप अभी हमारी इस MCL में, इस बिजनेस में अभी सामने है। और दोस्तों, इसमें R&D में हमेशा आगे रहना, रिसर्च में आगे रहना, ये बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग इसके ऊपर काम करें और कई सारे पेटेंट आपके नाम पे हो सकता है कि आपके तहसील में चैनल पार्टनर से लेके MVP एंटरप्रेन्योर से लेके कोई कॉलेज में जाने वाला या कोई इंजीनियर ऐसे हो सकते हैं कि जो हमारी जो समस्या अभी आएगी, और सिर्फ मैं खेती की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्ट, उसका उपयोग और कई सारे एप्लीकेशंस है जो आने वाले हैं। तो इन सभी चीजों में जो हमारे लोग काम करेंगे, उनके ऊपर शायद कुछ पेटेंट मिल सकते हैं, और जिस पेटेंट की वजह से उन्हें लाइफ टाइम उनको ये अच्छा इनकम मिल सकता है। लेकिन सबसे जरूरी ये भी है कि अगर हम इस काम को सही तरीके से करते हैं, अगर हम इस काम के ऊपर फोकस करते हैं,
तो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में कहीं भी एक क्षेत्र कोई भी कंपनी कर रही है तो उस पर हमारा कंट्रोल हो सकता है। हो सकता है कि उनको लगने वाला जो कोई टेक्नोलॉजी है, जो कोई इक्विपमेंट्स है, वो आज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे जर्मनी आज पूरी दुनिया में, अमेरिका कई सारे क्षेत्रों में पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। तो उसी तरह एमसीएल भी आने वाले दिनों में ये बायोफ्यूल या ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सभी क्षेत्रों में अपने पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर सकती है। और ये ऑप्टिमाइजेशन की जो बात है, इसके लिए बहुत जबरदस्त स्टोरी है ये मैकडोनल्ड की। दोस्तों मैकडोनल्ड एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जहां से हमें सबको सीखना होगा। इसमें अगर आप देख रहे हो तो ये दो आदमी जो नजर आते हैं, ये मैकडोनल्ड बंधु है, ब्रदर्स है। ये दो भाई थे कि जिन्होंने ये मैकडोनल्ड का पहला रेस्टोरेंट उन्होंने चालू किया। जैसे हमारा कोई वड़ा पाव का तो धंधा होगा या वड़ा पाव का कोई रेस्टोरेंट होगा, वैसे ही वहां एक बर्गर है। उस बर्गर का उन्होंने पहला ऐसा होटल शुरू किया। वो जमाना ऐसा था अमेरिका में कि हाईवे पे ऐसे बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट होते थे जिनको मॉडल कहते थे, और वहां हर कोई आदमी वहां कार लेके जाता था, कार में बैठा रहता था और वो कार से ही ऑर्डर देता था। और वहां वेटर आते थे, उनका ऑर्डर लेते थे। एक एक घंटा लगता था वो ऑर्डर लेने के लिए, एक सवा घंटा। तब तक ये सभी लोग जो गाड़ी में वहां आए हैं वो दारू बीरू पीते थे, सब कुछ अपनी मस्ती वगैरह करते थे और आराम से ऐसा होता था। लेकिन मैकडोनल्ड ऐसा रेस्टोरेंट था जो हटके, यानी वहां लोग गाड़ी में तो छोड़िए, लोग बाकायदा लाइन लगा के आते थे। और जो कचरा आपको बाकी के होटल में आजू बाजू दिखेगा, वो कोई भी कचरा यहाँ नहीं था। और उससे सबसे अच्छी बात है ना, अगर आपने ऑर्डर दी वहां तो सिर्फ 30 सेकंड में, यानी अनबिलीवेबल, सिर्फ 30 सेकंड में वहां आपको ऑर्डर मिलती थी। और यही कारण था कि यहाँ इस मैकडोनल्ड में लोग परिवार सहित आते थे, परिवार सहित आते थे और उस रेस्टोरेंट का पूरा आनंद लेते थे। बाकी किसी भी होटल में जहां ऐसी गंदी हरकतें होती थी वहां लोग नहीं जाते थे। लेकिन ये दो भाई थे, वो अपना बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे। उनको इसको आगे बढ़ाने की कोई सोच नहीं थी। वो ऐसा मानते थे कि अगर हम लोग इसको बढ़ाए तो हम लोग ना क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे, ना वो अच्छी जो एक्सपीरियंस है ग्राहकों को देना है वो नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ये फ्रेंचाइजी करना या क्यों इसको आगे बढ़ाना। लेकिन इस बिजनेस को एक्चुअली बिजनेस में तब्दील किया अगर किसी ने, तो उसका नाम है रे क्रॉक, जो आपको दिखाई दे रहे, जो इधर है। रे क्रॉक ये पर्सन थे कि जिन्होंने इस एक आउटलेट को इस तरह से बिजनेस में कन्वर्ट किया, इस तरह से ऑप्टिमाइज किया कि आज दुनिया में 38,000 से भी ज्यादा इसके आउटलेट्स हैं। 100 देशों में ये लोग अपना बिजनेस, अपना धंधा करते हैं। किस तरह से करना चाहिए, ये बात बहुत सीखने जैसी है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग इसके ऊपर बनी एक मूवी जरूर देखिए जिसका नाम है दी फाउंडर। इंग्लिश में मूवी है, ओटीटी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। लेकिन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश कराने कैसे उसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, जाता है, और किस तरह से हमें भी अपने हर चीज को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। ये अच्छी चीज आपको इसमें से ये सिखाई देगी, आई मीन लर्निंग होगी आपकी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसकी पढ़ाई समझ के इस पिक्चर को देखिए। लेकिन हमारा इसके ऊपर एक देसी एग्जाम्पल भी है और वो है ऑफकोर्स डी मार्ट। डी मार्ट के जो संस्थापक हैं दमानी साहब, अभी ऐसा आदमी कि जिसके जेब में 8,000 करोड़ रुपए है, वो आदमी एक पुराना डिपार्टमेंटल स्टोर भाड़े पे लेता है। भाड़े पे लेता है, खुद 1.5 साल उस डिपार्टमेंटल स्टोर को चलाता है, दूर जाता है, मैनेजर जैसे काम करता है, हर चीज को समझता है कि कौन सी वो चीज है जहां मेरा खर्चा मैं कम कर सकता हूँ, मुनाफा बढ़ा सकता हूँ, कैसे ग्राहकों को चीज और बेहतर और कम दाम में दे सकता हूँ। ये सब उसने सीखी 1.5 साल में। और ये चीज होती है ऑप्टिमाइजेशन की। और बाद में उसने वो कंपनी तैयार की, जो कंपनी आज की तारीख में जिसने बिग बाजार से लेके रिलायंस स्मार्ट से लेके हर कंपनी को पीछे छोड़ा। और दोस्तों तीसरा जो चरण होता है, एक बार ये करने के बाद तीसरा चरण होता है मैक्सिमम बिजनेसेस का। जब आपकी नजर हमेशा नई नई चीजों के ऊपर रहती है, आप हमेशा ये पूरे जो बिजनेस का साइकिल है उसमें आप मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन करते हो, तब आप मैक्सिमम बिजनेस करने के पोजीशन में रखते हो। अभी देखे ना इस एप्पल को,
एप्पल कंपनी 1 लाख से लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के फोन बेच रही है, और पूरी दुनिया में इतने सारा कंपटीशन है, फिर भी उसके बावजूद दुनिया की नंबर 1 कंपनी है एप्पल। तो हमें भी इस एप्पल जैसा बनना है, हमें भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ऑयल एंड गैस में बननी है दोस्तों। और हमारी जो कंडीशन है, हमारी जो परिस्थिति है, वो तो बहुत डिफरेंट है। यानी एप्पल की फैक्ट्री अमेरिका में लगे, चाइना में लगे, भारत में लगे, वो सब चीजें सेम रहेगी। मैकडोनाल्ड का रेस्टोरेंट आप यहाँ भारत में चालू करो, पाकिस्तान में चालू करो, यूरोप में चालू करो, सेम दिखेगा आपको। हमारे यहाँ ऐसे नहीं है। जिस चीज में हम लोग काम कर रहे हैं, खेती में हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, एक तहसील में कितना गेहूं, कितना चावल आएगा, वो दूसरी तहसील में अलग होगा। एक तहसील की मिट्टी दूसरी तहसील की मिट्टी अलग होगी, वो कटिंग, वो ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक अलग होगा। तो इसलिए आपको अपने तहसील में जब ये काम करना है तो आपको एक्सपर्ट होना इन चीजों में। आप सभी एक इंडिपेंडेंट यूनिट्स हो। आपको अपने तहसील में ये जो प्रोजेक्ट्स का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में इन सभी चीजों में आपको उनके जैसा ही काम करना होगा, जिस तरह से काम इन लोगों ने किया, जो एग्जाम्पल आपने देखा। और अगर बिजनेस की बात करें तो हर तरह के फ्यूल हमको बेचने हैं। ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल शुरू होता है जेट के साथ। विमान में जो ईंधन होता है उसको जेट ईंधन के साथ, उससे लेके ट्रक से लेके बस से लेके कार से लेके 2 व्हीलर तक ईंधन तैयार करना और बेचना है। कुकिंग गैस, जहां जहां कुकिंग है वहां उस कुकिंग का ईंधन हमें बेचना है। इलेक्ट्रिसिटी निर्माण के लिए जो ईंधन लगता है वो तैयार करना है, उसी इलेक्ट्रिसिटी तैयार करनी है। हर तरह का ईंधन जो आज की तारीख में इस्तेमाल हो रहा है, वो सभी तरह के ईंधन हमें तैयार करने और बेचने हैं। ऐसे बड़े बिजनेस सेक्टर का हमें जब डेवलप करना है तो हमें इन सभी ये 3 चरणों का, जो मैंने अभी कहा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आप सभी को फोकस करना है, अच्छी तरह से सीखना है, काम करना है, वो है एमसीएल बायोफ्यूल प्रोजेक्ट। मुझे लगता है कि अभी तक आपको पता चला होगा कि एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है, ये सही मायने में हमारे तीनों जो सेक्टर्स है उसको ओपन करने वाला है। ये वो प्रोजेक्ट है कि जिसमें सभी तरह के ईंधन से लेके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से लेके इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ये सभी होने वाले। ये मैंने बार बार बताया कि किस तरह से मिथेनॉल और सब कुछ होगा। आपको इस पहले प्रोजेक्ट में हम लोग कोई भी गलती नहीं करना चाहते। मैं हमेशा कहता हूं कि इसमें हर परमिशन, हर चीज आप सीखे, बराबर करें, क्योंकि एक बार आपने इसकी तरह अच्छी तरह से सीखा, पढ़ाई की, इसमें अच्छी तरह से ट्रेन हुए, तो आपको अपने तहसील में 40, 50, 60 बार यही प्रोजेक्ट करना है। जिस कैपेसिटी का प्रोजेक्ट आज आप करेंगे, उसी कैपेसिटी के प्रोजेक्ट हमें रिप्लिकेट करना है। हम बाद में नेक्स्ट लेवल के जो प्रोजेक्ट है उसको बिल्कुल उसकी कैपेसिटी वगैरह हम लोग कुछ नहीं बढ़ाएंगे, चीजें हम लोग बेहतर करेंगे। ये प्रथम अवस्था का होगा। आप उसके ऊपर जो काम करेंगे उससे हम लोग नेक्स्ट बेटर लेवल का प्रोजेक्ट करेंगे। लेकिन ये जो कैपेसिटी है, ये जो प्रोटोटाइप है, इसको ही आगे बढ़ाना है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको अच्छी ट्रेनिंग करनी है। आज हमारे पहले बैच में लगभग 232 जो कंपनियां हैं वो एलिजिबल है, जिनके प्रोजेक्ट का काम हमने शुरू किया। लेकिन जो कंपनी अपनी परमिशन लेके, बाकी प्रिपरेशन लेके शुरू है, रेडी है, ऐसे 44 कंपनीज के लोकेशन पे हमारे इस प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन का काम चालू है। उसमें से 15 कंपनी ऐसे है कि जो फेज 2 के काम उसकी शुरू हो गए हैं। और मैं आशा करता हूं कि बाकी के भी जो प्रोजेक्ट, जो कंपनियां हैं, वो जल्द से जल्द अपनी परमिशन, बाकी चीजें लेके इसमें शामिल हो जाए। इसके अलावा 10 अगस्त से हमने एक नए बिजनेस की, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की, एमकोल प्रोजेक्ट्स, बायोकोल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। 13 कंपनियां हैं जिस कंपनी के ऊपर अभी इसकी इंप्लीमेंटेशन काम हमने ऑलरेडी शुरू किया है। और दोस्तों, इसका जो काम होगा, ये काम का तरीका बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट के तरीके से बहुत अलग होगा। अभी ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग करके जिला है। उस जिले में एक तहसील है हमारा दोड़ा मार्ग। उस दोड़ा मार्ग के बहुत ही डायनामिक ऐसे उद्योजक हैं मयकर साहब, वो और उनकी टीम, वहां हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं बायोकोल का। और ये जो आप देख रहे हैं, ये शायद हमारी इस बायोकोल प्रोजेक्ट उनकी वो साइट हो सकती है, और यहाँ इमीडिएटली हम लोग ये प्रोजेक्ट चालू कर सकते हैं। तो यहाँ प्रोबेबल 2 लोकेशन है, एक तो एक लोकेशन है और एक दूसरा लोकेशन है।
तो एमकोल के प्रोजेक्ट ये होंगे कि जहां हम वॉर फ्रंट पे करेंगे, सभी ऑप्शंस ओपन रखेंगे। हमारा एक ही प्राथमिकता, एक ही उद्देश्य होगा कि कैसे जल्द से जल्द हम प्रोडक्ट को तैयार करें, उसको मार्केट में बेचें और सबके लिए, किसानों के लिए, आप सबके लिए इनकम को जनरेट करें। और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट अभी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये 2 प्रोजेक्ट के जो एग्जीक्यूशन जो मेथड्स है, उसके बारे में एक अच्छी क्लैरिटी आनी चाहिए कि बायोफॉरेस्ट्री के प्रोजेक्ट समझ के, पढ़ के, सब कुछ करके करने, और एम कॉल के प्रोजेक्ट बहुत जल्दी पैसा कमाने के लिए करने, ये आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। अभी एक और चीज है जिसके बारे में आज मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि हमें ना ऐसा डेट वाइज एक्शन प्लान चाहिए। इनफैक्ट कुछ लोग एमसीएल की टीम को भी पूछते हैं, वीडियो लोग को पूछते हैं कि हमें डेट वाइज दीजिए ना, 1 2 3 ये होगा, वैसे होगा, तैसे होगा, और ऐसे पूरा आगे बढ़ेगा। दोस्तों, ये जो सोच है ना, ये सोच मैनेजर की सोच होती है। जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए, डेट वाइज एक्शन प्लान चाहिए। ये अंग्रेजों ने 400 450 साल हम पे राज करके ना ये मेंटेलिटी, ये कल्चर यहां तैयार किया। और शायद मैं भी, हम सभी लोग उसी कल्चर के साथ बड़े हुए हैं कि हमें लगता है कि नहीं, बस आगे ऐसा होना चाहिए। अगर मैं बड़ा हो रहा हूं, अगर मुझे अच्छी लाइफ चाहिए तो मुझे डॉक्टर बनना पड़ेगा, मुझे ये बनना पड़ेगा, और उस हिसाब से मैंने भी किया है। लेकिन हमें अभी ये सोच बदल के, ये कल्चर बदल के एक दूसरे कल्चर की शुरुआत करनी है, जो है उद्योजक का कल्चर। ये भारत देश के कंपैरिजन में अगर आप जापान देखेंगे, चाइना देखेंगे, अमेरिका देखेंगे, तो वहां का जो कल्चर है वो मैनेजर का कल्चर नहीं है, वो उद्योजकों का कल्चर है। और ये जो पूरी ट्रेनिंग का जो हमने शुरुआत की है, हमारा एक ही मकसद है कि हमें पूरे एमसीएल की फैमिली को, यानी पूरे सभी उद्योजक से लेके हमारे आखिरी जो किसान है, खेडूत है, उसको सभी को एंटरप्रेन्योर बनवाना है। अगर आप जिन दोनों में फर्क देखोगे, तो मैनेजर का काम क्या होता है कि उसको कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन, उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का करना, ये उसका होता है काम, और वो बेहतर करता है। और हमें भी पता है कि हमारे जैसे मैनेजर दुनिया में बेस्ट मैनेजर है भारतीय। लेकिन उद्योजक कैसे होता है? उद्योजक की सोच ही ये होती है कि उसको एक संस्था का निर्माण करना होता है कि जो संस्था बहुत सारे पैसे तैयार करे, और इस संस्था के लिए ये करने के लिए वो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है। एक्चुअली हर तरह की रिस्क होती है, लेकिन जिस रिस्क का हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं वो है फाइनेंशियल रिस्क। वो पूरी तरह से तैयार होते हैं। और मैं भी कहता हूं कि आप जब भी इस फैमिली में आइए, आप जब भी कोई भी पैसे अगर आपको यहाँ इसमें लगाने हैं, और आपके अकाउंट में भी अगर वो पड़े हुए हैं, तो भी समझिए कि आपने किसी से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है। तो अगर मैं 1.5 लाख दे रहा हूं, तो कैसे मैं महीने का 5,000 10,000 रुपए कमाऊं, इसके ऊपर सोचना, ये मेंटेलिटी है, ये सोच है उद्योजकों की। उसका पूरा फोकस ही होता है बिजनेस के ऊपर। और मैनेजर की सोच क्या होती है कि ऑपरेशन बस हो, व्यवस्थित हो, जो काम मुझे बताया गया मैं वो व्यवस्थित करूंगा, बस ये सोच होती है। उद्योजकों का जो प्राइमरी मोटिवेशन होता है वो क्या होता है? अचीवमेंट। मैं कुछ करके दिखाऊं, मैं किसानों के लिए करके दिखाऊं, अपने गांव के लिए करके दिखाऊं, देश के लिए, राष्ट्र के लिए करके दिखाऊं। मैनेजर का क्या होता है? पावर। उसका मेन मोटिवेशन क्या होता है? पावर। मैं एमपीओ का डायरेक्टर बन गया, मैं एमबीएस का मेन प्रमोटर बन गया, मैं डायरेक्टर बन गया, मैं प्रमुख हूं इसका। तो इस पोजीशन के ऊपर वो बहुत खुश होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। अप्रोच क्या होता है किसी भी चीज के ऊपर? तो उद्योजक का अप्रोच नेम ही अलग, इनफॉर्मल ऐसा होता है, यानी अभी तक किसी ने किया नहीं होगा, उनकी सोच ही अलग होती है, कन्वेंशनल होती है। वो सोचते हैं कि इस तरीके से मैं किस तरह से अलग से करूं। मैनेजर लेवल के लोग कैसे सोचते हैं कि नहीं, अभी तक किसने किया क्या, किसका हुआ है क्या, अगर किसी ने किया नहीं, किसी का हुआ नहीं, तो मैं क्यों करूं? मैं देखूंगा ना, पहले मैं देखूंगा पहले ये होता है कि नहीं, पहले कुछ करते हैं कि नहीं। कभी कभी कितने लॉजिकल चीजें होती है, पूरी दुनिया को पता है कि इससे ये चीज होती है, दूध से दही बनता है, पूरी दुनिया को होता है, लेकिन ये नहीं करेंगे। किसी ने बनाया क्या दही? इतने बड़े लेवल पे दही बनाया किसी ने? तो मैं नहीं बनाऊंगा। इस तरीके से सोचते हैं ये मैनेजर्स। जो जो स्टेटस होता है उद्योजकों का, वो होता है ओनरशिप का, वो ओनर होते हैं। और मैनेजर क्या होते हैं? एम्प्लॉइज।
यानी काम करने वाले लोग इस तरह से काम करते हैं। और जो रिवार्ड जो उद्योजकों को मिलता है वो है पैसा, बहुत सारा पैसा। और उद्योजक ऐसे ही होते हैं कि उनको बहुत बड़ी संस्था का निर्माण करना होता है और बहुत ज्यादा पैसा कमाना होता है कि जिसकी वजह से वो अपने पूरे सारे सपने साकार करें। इसके इसके वजह से काम करते हैं। और मैनेजर मैनेजर किसके ऊपर काम करते हैं? तो तनख्वाह के ऊपर। 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख को मुझे ये तनख्वाह मिलनी चाहिए। भले ऐसा हो कि तनख्वाह ज्यादा हो, आप बड़े बड़े अलग अलग लेवल के मैनेजर हो, आपको अलग अलग तनख्वाह मिलेगी जो कुछ है, लेकिन तनख्वाह, वो जो मेंटेलिटी है, और कितनी बार डिस्कस हुआ है, आज बड़ी बड़ी कंपनी को चलाते हमारे मैनेजर्स है, यहां से तैयार हुए बड़े बड़े ब्रेन्स है। लेकिन बिजनेस की अगर बात करें तो हार्डली कोई भारतीय है जिसने वो ऐसे $1 बिलियन कंपनी का बिजनेस अपने बलबूते पे एक ओरिजिनल सोच के साथ किया है। दोस्तों, डिसीजन मेकिंग हमेशा जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी सद्विवेक बुद्धि, उनकी जो सोच होती है उसके अनुसार होती है। मैनेजर की क्या होती है? डिसीजन मेकिंग कैलकुलेटिव, कभी हुआ है क्या, कैसे हुआ क्या, ऐसे वैसे करके वो कैलकुलेट करके और डिसीजन लेते हैं। ड्राइविंग फोर्स होता है वो क्रिएटिविटी, इनोवेशन उद्योजकों के साथ। और मैनेजर के साथ क्या होता है? बस अपने जो स्टेटस है उसको प्रिजर्व करना, उसको बराबर से रखना, ध्यान रखना, वो रखना। यानी टिपिकल मैनेजर, टिपिकल क्लर्क की जो मेंटालिटी है वो होती है। रिस्क, यानी जो जो उद्योजक लेवल की मेंटालिटी होती है, जो चाइना में या बाकी देशों में, वो रिस्क टेकर रहते हैं, नई नई चीजें करते हैं। नहीं नहीं, अभी रिस्क का मतलब ये नहीं कि आप 10वें माले पे जाओ उसकी कूदी मारो, ऐसे कोई नहीं बोलता। पूरी दुनिया में कोई नहीं समझते कि आपको ऐसा करना है। लेकिन जहां अगर किसी ने कुछ किया नहीं अभी तक, तो वहां जाके करना, कुछ करके दिखाना, वो रिस्क है। वो रिस्क भी हम नहीं लेते, मैनेजर एंड टिपिकल रिस्क नहीं लेते। आप भी आजू बाजू देखेंगे तो कई सारे लोग आपको दिखाई देंगे हमारे अपने देश में, और ये अंग्रेजों की वजह से हुआ है। हम लोग ऐसे नहीं थे। कितने महान महान एग्जाम्पल हमारे सामने। लेकिन आज ऐसे हुआ है ना कि आजू बाजू के लोग को देखे ना, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता किसी भी चीज में। दोस्तों, ये जो स्लाइड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यानी मेरे खुद का और हमारे पूरे फैमिली का ना यही सोच है कि हमें ये पूरी चीज बदलनी है। वहां हमारे किसानों तक ये जो सोच है ना, ये सब सोच उद्योजकों की सोच होनी चाहिए। कुछ अलग चीज का निर्माण करे, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। रिवॉर्ड क्या है, बख्शिश क्या है, क्या ऐसे नहीं इसने अच्छा काम किया, इसने अच्छा काम किया, कोई आके बोले इसलिए नहीं। आपको मन को भी लगना चाहिए कि आपने अच्छा काम किया और बहुत पैसा कमाना चाहिए आपने। इस सोच से, ये सोच बदलना, इस सोच की तरफ लेके जाना, यही इस ट्रेनिंग का काम है। और इसका जो मंत्र है ना, कैसे फिर इस सोच को हम लोग अपनाएंगे, इसको कल्टीवेट करेंगे, तो इसका एक ही मंत्र है, लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखो, करके सीखो। मैं कोई किताब नहीं दूंगा आपको, कोई किताब, कोई पूरी डिटेल जानकारी, जॉब डिस्क्रिप्शन बिल्कुल नहीं दूंगा। जो भी काम छोटे छोटे जो करना है ना, जाओ और करो। और वो करने के बाद जब आप सीखोगे ना, तब जाके आप बहुत ही बेहतर ऐसे बिजनेसमैन बनोगे। और यही हमारी संस्कृति है। यानी यहां अगर आप बोलोगे कि हमें डेट वाइज एक्शन प्लान देंगे, तो हम लोग आपको एक्शन प्लान नहीं, हमको राइट डायरेक्शन देंगे। हम आपको दिशा बताएंगे कि आपको क्या करना है, स्टेप्स बताएंगे कौन सी पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप्स करनी है। लेकिन आपको इस तरह डेवलप करेंगे हम कि आपके इस सेक्टर में, हमारे सेक्टर में आप सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा बिजनेस करें। और यही हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति गुरुकुल शिक्षा पद्धति की। हमारी जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति अगर आप देखो क्या है, तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति में जो छात्र होते हैं उन्हें तैयार किया जाता है जिंदगी के लिए। कोई भी चीज अगर आपको पढ़ाई दी जाती है ना, तो वो जिंदगी में आप कैसे अप्लाई करें, उसके ऊपर कैसे आप बेहतर जीवन, और कोई भी रोल हो जीवन का, बिजनेसमैन हो, फैमिली के प्रति हो, समाज के प्रति हो, देश के प्रति हो, तो हर रोल में आप कैसे सबसे बेहतर काम करें, ये सिखाती है गुरुकुल। मॉडर्न मॉडर्न जो शिक्षण पद्धति वो कैसी है? तो मॉडर्न शिक्षा पद्धति में वो 4 दीवारों के बीच में आपको इतिहास पढ़ाएंगे, भूगोल पढ़ाएंगे, नागरिक शास्त्र पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। लेकिन उस 4 दीवार से बाहर निकाल के जब जिंदगी जीनी है, जब बर्ताव करना है हमारे पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, समाज के साथ, वो पता ही नहीं क्या करना है। कुछ प्रॉब्लम आते हैं, सोल्यूशन, वो प्रॉब्लम नहीं पता, मेंटल, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ वो नहीं पता।
तो जो जो तरीका एमसीएल का है, जिस तरीके से एमसीएल अभी आपको ट्रेनिंग दे रही है, ये तरीका है गुरुकुल पद्धति का। हम आपको बताएंगे करना क्या है, कैसे करना है, और आपको आप करेंगे, वो आप करेंगे और करके आप सीखेंगे। दोस्तों अभी यही देखिए ना, अभी ये जो कंपनियां है जो अभी हम एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल हुई है, उनका क्या क्राइटेरिया था कि आपको 15,000 मेंबर तैयार करने तहसील में। अभी क्या 15,000 मेंबर का क्या लॉजिक है, मुझे बताइए। ये 15,000 मेंबर के साथ आप वो एक एक शेयर हम लोग आप देते हैं, 10 रुपए का एक शेयर, 10 रुपए के साथ वो मेंबरशिप होती है। उसके पीछे कोई भी आर्थिक, कोई भी बिजनेस का लॉजिक है ही नहीं। एक तो आप सबको पता है कि वो पैसे लेके वो एमपीओ में ही रहता है, हम उसको हाथ भी नहीं लगाते। एमसीएल का उसके साथ कोई, उस पैसे के साथ कोई ताल्लुकात नहीं। क्या जरूरत है? जरूरत है कि आपको ट्रेन करने की, जरूरत है कि आपको ऐसे नेता बनाने की, लीडर बनाने की, जो आपके विजन और मिशन के साथ लोगों को इकट्ठा करे, लोगों का नेतृत्व करे, लोगों को संगठित करे। और ये बहुत जरूरी है। सिर्फ अमिताभ बच्चन की बात मत कीजिए कि अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे डायलॉग करते हैं इसलिए नंबर 1 कलाकार है, ऑफ कोर्स बहुत अच्छे एक्टर है वो। लेकिन दुनिया को आज जो रूल करते हैं, जो बड़े बड़े दुनिया के लीडर्स है, जो दुनिया चलाते हैं, उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ क्वालिटी है तो वो ये है जिसमें हम लोग आपको ट्रेन कर रहे हैं। ये आप सेमिनार आपने किए हैं, ये 15,000 मेंबर्स करने के लिए जो भी आपने किया होगा, इसका उद्देश्य था कि आपको ट्रेन करना, इस तरह ट्रेन करना, उस चीज में ट्रेन करना जो चीज दुनिया में सबसे रिवॉर्डिंग है। आप अगर अपनी चीज को बहुत अच्छी तरीके से अगर ग्राहकों के सामने, लोगों के सामने रख सकते हो, और उनको अपनी सोच के साथ जोड़ सकते हो, तो आपको दुनिया की सबसे बड़ी चीज मिल सकती है। और इसीलिए हमने वो ट्रेन किया आपको। और ये सिर्फ लीडर्स के लिए, अब सभी बिजनेसमैन देखिए, जो सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो यही इस चीज पे बहुत माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, और यही हमने आपके साथ किया। दूसरी चीज है ग्राउंड वर्क। जाइए परमिशन के बाद, जाइए और लाइसेंसिंग के वेंडर्स के, अगर हमने कहा है आपको कि 5 लाख में काम होना चाहिए, तो जाइए ढूंढिए कौन लोग है कि कैसे वो 5 लाख में काम करेगा। परमिशन, हर छोटी छोटी चीज, ग्राम पंचायत एनओसी से लेके हर छोटी छोटी चीज जाइए, देखिए, खुद खड़े रह के वो करिए। कितना जबरदस्त एग्जाम्पल आज हमारे सामने है। धीरूभाई अंबानी साहब, क्या बैकग्राउंड है धीरूभाई अंबानी साहब का, क्या कितने पढ़े लिखे हैं वो अपने फैमिली के साथ एक छोटे से घर में घर में आए थे मुंबई। जब मुंबई आए थे, एक छोटे से घर में रहते थे, कोई ज्यादा एजुकेशन का बैकग्राउंड हम लोग सब जानते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में जो बात अगर उन्होंने बोली, उसमें वो उसके पहले वो करके दिखाते थे। और कैसे, कहां से मिली उनको ट्रेनिंग? क्या ये ट्रेनिंग कोई भी फॉर्मल, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं देगा दुनिया में, कहीं आपको इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलेगा, करने से मिलता ही है। और अगर आपको आज पटवारी से प्रॉब्लम हो रही है, ग्राम सेवक से प्रॉब्लम हो रही है, आपको कई सारी चीजों की प्रॉब्लम हो रही है, तो पॉजिटिवली लीजिए, ट्रेनिंग समझिए इसको। आज समझिए 2022 में अगर ये परिस्थिति है, तो ये 1980 में, वो 80-90 के दशक में क्या हुआ होगा जब इन्होंने शुरुआत की होगी। इनके सामने कितनी परेशानियां, कितनी डिफिकल्टी, कितनी चुनौतियां इनके सामने हुई होगी, वो किसी किताब में नहीं मिलेगी आपको। लेकिन ये चुनौतियां आती ही हमको ट्रेन करने के लिए, ये समझिए ना। ये उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया होगा, तब जाके इतने महान बिजनेसमैन बने हैं। और बिजनेस की जहां तक बात है, वो टाइम तो ऐसा टाइम था कि बिजनेस में लोग सिर्फ इकट्ठा, एक ऐसी टीम होती थी, वही लोग बिजनेस करते थे। किसी भी सेक्टर में जाओ आप, वही जो गिने चुने लोग होते, वही आपस में बिजनेस करते थे। किसी तीसरे वाले लोग, तीसरे बाहर के आदमी को बिजनेस में ऑलमोस्ट घुसना नामुमकिन था। ऐसे वक्त में अगर वो गए हैं, उन्होंने वो मुश्किलों का सामना किया है, तो वो थी उनकी बेस्ट ट्रेनिंग। अगर आप भी ये सब कर रहे हैं तो ये है आपकी बेस्ट ट्रेनिंग। अच्छी बात है कि कोई आपको इलाके नहीं दे रहा है। अभी देखे ना किस तरह के एग्जाम्पल हमारे फैमिली में भी है। एक तरह हो सकता है कि एक कोई कनेक्शन है या परमिशन, उसके लिए 10 लाख 15 लाख लोग मांग रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, हुआ है, हो रहा है हमारे सामने।
और यहाँ ऐसे ऐसे भी एग्जांपल है कि जहां सिर्फ 2000 5000 में वही परमिशन उन्होंने लेके आई है, और वो 2000 भी क्या है, तो सरकार की फीस है। तो ये चीजें आपको बेहतर बनाने के लिए सामने आई है, उनका सामना कीजिए और ट्रेन हुई है उसके साथ। और इससे ज्यादा अच्छा एग्जांपल मैं क्या बताऊं कि इस आदमी ने इतना सब कुछ होने के बाद गए ग्राउंड पे और वो काम किया और इतनी बड़ी संस्था का निर्माण किया। 8000 करोड़ थे ना जब उन्होंने काम चालू किया, आज 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा उनकी खुद की संपत्ति है। दोस्तों, तो आप डिसाइड कीजिए टाइम टेबल क्या है, कब सब ये कब होगा, जो चीजें हमने बताई है स्टेप्स, वो स्टेप पूरा करके कब मैं अपने प्रोजेक्ट चालू करूंगा, कब मैं कोयला तैयार करूंगा, बेचूंगा और प्रॉफिट सबके लिए तैयार करूंगा। आप सोचिए और करिए। और एक चीज आती है सामने, और एक सोच शायद लोग आपको पूछते होंगे कि एमसीएल के पास सच्ची में इससे पैसा है क्या, सच्ची में एमसीएल के पास पैसे है कि ये प्रोजेक्ट लगाएगी, आगे जाएगी, कुछ काम करेगी। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो ये जो नए पर्व की हमने शुरुआत की वो किस बिना पे की है हम लोगों ने। और आज परिस्थिति आपको पता है क्या, आज जिस परिस्थिति में हम लोग सब जी रहे हैं, क्या परिस्थिति है आज की परिस्थिति में ऑनलाइन जुगार की कंपनी लोग डाल रहे हैं, जुगार के लिए आप 50 रुपए 100 रुपए जुगार होता है वो, ऑनलाइन रमी, ऐसी कंपनी 8-8 10-10 हजार करोड़ की कंपनी बनी है। रमी, बचपन में अगर ताश को हाथ लगाना यानी पाप था, हमारे माता पिता बिल्कुल ताश को हाथ लगाने भी नहीं देते थे, ऐसी संस्कृति, ऐसे इसमें मैं बड़ा हुआ हूं। और वो ऑनलाइन करके पूरी तरह से ओपनली जुगाड़ कर रहे हैं, और वो अगर 10,000 की करोड़ 10-15 हजार की करोड़ की कंपनी बन रही है, लोकल डिलीवरी करने वाली कंपनी वो 25-30 हजार करोड़ की कंपनी बन रही है, इनको अगर पैसा मिल रहा है तो आप क्या सोचते हैं। एमसीएल जो कुछ काम कर रही है ये फंडिंग और इसके बिना, इसके बावजूद विदाउट इसके सपोर्ट हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। दोस्तों, हम जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं ना, उस सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश होता है। पिछले साल 160 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे निवेश हुए, और आज भी इस साल भी अनुमान है कि 193 लाख करोड़ इतना निवेश होगा इस सेक्टर में। क्या बात करते हैं आप ग्लोबल वार्मिंग की, अभी मैडम ने इतना सब कुछ बताया, लोगों को पता है सब, पर समझता नहीं कि क्या जिसमें जहां, और छोड़िए किसी शहरों में कुछ कुछ हो रहा है, आप कहीं किसी भी शहर में अगर रह रहे होगे तो आपको पता चला होगा कि अभी कितने पिछले 4-5-10 सालों में कितनी परिस्थिति बिगड़ रही है। लेकिन कोई, जैसे इन्होंने कहा, ये बराबर है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे चर्चा नहीं करेंगे कोई, क्योंकि इतना सारा पैसा जा रहा है। एक ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ बात करने की बात है, लोग इतना पैसा डाल रहे हैं इसमें, पिछले साल जितना पैसा डाला था उससे ज्यादा पैसा इस साल जा रहा है ऑयल एंड गैस और इस ग्लोबल ये जो चीजों में आप जिसकी बात कर रहे हैं। क्यों जा रहा है इतना पैसा, क्योंकि जरूरत है ना, इसके बिना जिंदगी नहीं है। ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर के बिना आज हम लोग जिंदगी को सोच भी नहीं सकते। ये जो एनर्जी, ये जो ईंधन है, ये कंपलसरी है। मैं कितना भी आपको बोलूं कि आप पर्यावरण के लिए काम करो, इसका मतलब आप पुणे से मुंबई साइकिल पे तो नहीं आएंगे ना, गाड़ी से ही चला के आएंगे, ट्रेन से आएंगे, जिससे भी आएंगे उसको ईंधन लगेगा। आज ये जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं, ये एक जर्मनी का पिक्चर है और एक दूसरा यूके का है। अब जर्मनी, यूके, फ्रांस, ये तो ऐसे देश है कि नंबर 1 पे है इसके ऊपर काम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काम करने के लिए, ये कोयला बाकी सबके ऊपर झगड़ा करने के लिए, उसको निकालने के लिए आंदोलन में पहले स्थान पे है ये कंपनी, ये देश। फिर भी ये उनका चित्र है कि वहां आज वो कोयला जला रहे और इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। ये न्यूक्लियर की जो एनर्जी आती है, न्यूक्लियर तो ऐसी चीज है कि जो कुछ सेकंड में सब कुछ तबाह कर सकती है, तो क्या करे फिर। और ऐसी चीजों में अगर एमसीएल काम कर रही है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस स्केल के ऊपर एमसीएल काम कर रही है, वो स्केल दुनिया में कोई भी कंपनी, कोई भी देश नहीं काम कर रहा। आज ऐसी स्केल में हम लोग काम कर रहे हैं, और काम क्या कर रहे हैं, ऐसी जरूरत के ऊपर काम कर रहे हैं। बाकी की जो कंपनी मैंने बताई ना, वो बंद हो गई तो भी किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो ऑनलाइन की कंपनी बाकी सब ये नहीं हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ईंधन और ऊर्जा नहीं है
तो बहुत फर्क पड़ेगा, और उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम हैं, इस परिस्थिति में सोल्यूशन का काम हम लोग कर रहे हैं, इतने बड़े स्केल के ऊपर कर रहे हैं, और पूरी दुनिया को जब इसकी जरूरत है, तो आपको क्या लगता है कि पैसे नहीं है? आपके अभी प्रोजेक्ट को जितने पैसे चाहिए, जितने, और अच्छे पैसे, गलत पैसे नहीं जो हमको फिर से गुलाम बनाए, ऐसे पैसे नहीं, ऐसे सब पैसे हैं, इसलिए हम आपके सामने खड़े हैं। 1% भी अभी आपके दिमाग में ये आना नहीं चाहिए अभी इसके बाद। सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए आपके लक्ष्य के ऊपर। हमारा सबका लक्ष्य, जिसके लिए हमने शुरुआत की है ना, हमारा जो लक्ष्य है उसके ऊपर हम सबका फोकस होना चाहिए। और क्या है कि पूरी दुनिया के लिए 20% हमें ऑयल एंड गैस का निर्माण करना है और उसको बेचना है। दोस्तों, जितना लगता है ना ऑयल और गैस, भारत 3.5% से लेकर 4, मैक्सिमम 4.5% इतना इस्तेमाल करता है। जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा दुनिया में ये माल बेचता है वो है रशिया। 10% जितना ऑयल एंड गैस है वो रशिया आज की तारीख में पूरी दुनिया को बेच रहा है, और इसलिए आज उसकी इतनी दादागिरी है। और ऐसी कंडीशन में मैं बोलता हूं कि हम सब लोग मिलके 20% तक ईंधन दुनिया को तैयार करके बेच सकते हैं, और हमको बेचना है। तो सोचिए हम अपने देश की इकोनॉमी को कहां लेके जा सकते हैं, कहां लेके जाना है। किसानों के बारे में सोचिए कि किसान किस लेवल पे जाएंगे, वो काम करना है। हमें पूरी दुनिया के लिए 20% कोयला तैयार करना और बेचना है। जो कोयला आपने अभी देखा, ये कोयला भी अगर आपने किया तो आज जो कोयला 60 लाख करोड़ का मार्केट है, हम जब इसमें उतरेंगे तो शायद हो सकता है कि वो 100 लाख करोड़ का मार्केट बने। और इसमें जब मैं सोचता हूं कि 20% माल तैयार करके हमें बेचना है, तो सोचिए किस तरह से हम लोग ये पूरा पैसा हमारे किसानों को देंगे और क्या बदलाव लाएंगे। और ये इन्वेस्टर्स वगैरह जो आने वाले जो पैसे वगैरह है, उसकी चिंता मत कीजिए आप। जो लोग आज की तारीख में वो 190 लाख करोड़ डाल रहे हैं ऑयल एंड गैस में, उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये पैसे से कुछ मैं बेहतर करूं, अच्छा करूं, इस प्लानिट के लिए करूं, लोगों के लिए करूं, एनवायरनमेंट के लिए करूं, लेकिन सोल्यूशन नहीं है। तो आने वाले दिनों में तो हम चुनेंगे लोगों को कि किनके पैसे को हाथ लगाना है। ये लाइन में आएंगे और हमको चुनना पड़ेगा, हम राइट लोगों को चुनेंगे। ये बाकी की कंपनियां करती है पैसे के लिए, वैसा नहीं करेंगे हम लोग। हमारे सब इक्विटी वगैरह देके जो कुछ, हमेशा मैं बात करता हूँ स्टार्टअप, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस पूरे कंडीशन में, वो समझिए। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है, और वो है सैटरडे सेशन। एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कुछ मत बेचो, कुछ बिजनेस की बात मत करो, कुछ बिजनेस कुछ करो मत। आप सिर्फ अपने ग्राम पंचायत में जहां भी आप हो, आप अपने तहसील में, तहसील लेवल के लिए आप सैटरडे सेशंस करो। आप अपने गांव के लिए हफ्ते में एक दिन खड़े रहो। जैसे हर गुरुवार को आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, हर गुरुवार को जाके नमाज अदा करते हैं, हर रविवार को चर्च में जाते हैं मास के लिए, वैसे अपने गांव के लिए हफ्ते में एक दिन, आधा घंटा, पौना घंटा मैक्सिमम, अपने गांव के लिए जो भी विषय गांव के विकास के लिए जरूरी है, गांव को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है, वो उसके बारे में बात करो। एक मंच का निर्माण करो। बहुत सारे लोग हैं गांव में हमारे यहाँ की, जिनको लगता है कि हम लोग कुछ करें भविष्य के लिए, कुछ उज्जवल, कुछ बेहतर कल के लिए। उस मंच का निर्माण करो, लोगों को लेके आओ और उसके ऊपर हर हफ्ते काम करो। ये ऐसा लगता है ना कि देखो, अभी मैंने आपको बताया कि 232 कंपनियां आज अभी एलिजिबल है, लेकिन काम कितनी जगह पे कर रहे हैं? 44 कंपनीज, क्योंकि बाकी की कंपनियां परमिशन वगैरह, जमीन वगैरह, कितनी सारी चीजें हैं, जो काम वो उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया, इसलिए अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो आपके गांव में भी, आपके तहसील में भी लोगों को लगता होगा, इसकी तो फैक्ट्री लगनी थी, क्या हुआ? जब बिजनेस करने चल लगते हैं, पान का ठेला भी लगाना होता है, तो मालूम होता है कि कितनी प्रॉब्लम, कितनी परेशानी उसमें आती है। लोगों को ये पता है। आप ऐसा मत बोलिए कि लोग इसके लिए आपको बोलेंगे। लोगों को पता है, ये सब चीजें होते हैं। लोगों को एक्चुअली जरूरत क्या है आप समझिए। लोगों को चाहिए कि एक ऐसा आदमी रहे जो हमारे भविष्य के बारे में सोच रहा है, ऐसा आदमी जो हमारे गांव के प्रति, हमारे किसानों के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति
कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, जेन्युइनली काम कर रहा है। लोगों को काफी है उतना। लोगों को नहीं चाहिए कि आज आप बोलो और कल जाके कुछ सब कुछ हो। उनको पता है, वो सभी रहते हैं, उनको सब चीजें सब मालूम है। जरूरत क्या है कि सिंसियरली जो काम हम लोग कर रहे हैं उस तरह से खड़े होने की, सैटरडे सेशंस की। ये सैटरडे सेशन करना, ये गांव के लिए खड़े होना, लोगों के लिए खड़े होना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, जो आपको करना है। और दोस्तों ये बहुत सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व करेंगे। यानी अगर आपको, हमने कहा कि आपको ये 5 लाख में काम करना है, आपको राइट वेंडर ढूंढना है, तो राइट वेंडर भी आके मिलेगा आपको। जब आप एक जगह खड़े होकर गांव के लिए काम करने की कोशिश करेंगे ना, सब प्रॉब्लम, सब अलग अलग परमिशन, ये सब एक मेहनत करने के लिए, इस पे काम करने के लिए लोग आएंगे और आपको मिलेंगे, क्योंकि उनको भी अच्छा लगेगा, कोई तो है जो हमारे भविष्य के लिए कुछ तो कर रहा है। और इसमें एमवीपी की जो आप बात कर रहे हो, एमवीपी की छोड़ना, उनको बेचना बेचना छोड़ दीजिए आप। एमवीपी को मुझे बेचना है, वो उसको सपने दिखाने, सब छोड़ दीजिए आप सिर्फ एक जगह पे रह के आप अपना काम कीजिए। आपको अपने जैसे लोग जो अपने ग्राम पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ऐसे लोग आएंगे, मिलेंगे। हमने तो बोला ना आप मत कीजिए, आपको सिलेक्शन का हमने अधिकार अभी बंद कर दिया, लेकिन सैटरडे सेशन लेना ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और आप वो सैटरडे सेशन लेके हर हफ्ते आपको एक रिपोर्ट करना है ना, एक ही बार, कि हर हफ्ते में सोमवार को, गुरुवार को, शनिवार को, रविवार को, इस वक्त, इस दिन, इस जगह पे सैटरडे सेशन लेता हूं। इस बार लिया, इसका ये विषय था, 2 3 4 लोग थे, ये 2 फोटोग्राफ है मैंने लिखे, बस इतना ही काम करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हर हफ्ते आप ये करते हैं, इसके बारे में आपको प्रमोशन करना है। हाँ, एक छोटी सी एड बनाइए आप। व्हाट्सएप की एड, कितना क्या लगता है व्हाट्सएप की एड के लिए, बताइए क्या खर्चा है उसका। और आपके ग्राम पंचायत में 2 3 जगह ऐसी होगी जहां ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं, वहां एक ब्लैक बोर्ड तैयार कीजिए, वहां रखिए कि इस हफ्ते का जो विषय है वह है तंबाकू, या वो शिक्षण, कचरा, कुछ भी, बस यही काम करना है आपको। कितने लोग आते हैं उससे कुछ लेना देना है नहीं, आप करिए, वो सब आने वाला है। और जिस तरह से अभी तक आपने इस एमपीओ वेबसाइट में लोगों को जैसे अपने साथ जोड़ा है और उसका अपलोडिंग किया, वैसे ही करना है आपको अपलोडिंग। लेकिन ये काम करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों आपको राज्य बनाना है, राज्य। हमारा सबका सबका लक्ष्य क्या है कि हमें अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है। कोई नया काम नहीं करना है। 90% ऑफ टाइम हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। हम दुनिया के लिए 25 से 30% जीडीपी का निर्माण करते थे। और जिस मिट्टी, जिस पानी, जो नदियां, जो हवा, जिसके बलबूते पे हमने ये सब किया है, वो आज भी है। आज भी वो मिट्टी है कि जिसके बेसिस पे फिर से हम लोग वो काम कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा यही लक्ष्य है कि, और मैं तो कहता हूं कि जो जरूरतें तब थी उससे ज्यादा जरूरत आज है दुनिया की, जो हम लोग बेच सकते हैं। और अगर हमें देश के लिए काम करना है तो आपके तहसील के आपको के लिए आपको क्या करना है, तो आपको अपने तहसील को एक राज्य में तब्दील करना है। एक ऐसा राज्य, एक सुजलाम सुफलाम राज्य, जो हर चीज में स्वयं पूर्ण हो, जो पूरी तरह से एक वैभवशाली राज्य हो। यानी आपके गांव में, आपके तहसील में इस तरह के शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए कि जो पूरी वर्ल्ड क्लास, यानी दुनिया में सबसे अत्युच्च, जो बेस्ट हो सकता है पॉसिबल, वो वहां होना चाहिए। जो सबसे बेस्ट मेडिकल जो सुविधा होनी चाहिए वो वहां होनी चाहिए। यानी मैंने कहूंगा कि वह शिक्षण सुविधा यानी मॉडर्न स्कूल ही होने चाहिए, गुरुकुल हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका दर्जा वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि एलोपैथ के इंजेक्शन वहां हो, आयुर्वेद हो, लेकिन बेस्ट वर्ल्ड क्वालिटी के होने चाहिए। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, रोड से लेके सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। और ये काम आप अपने तहसील में कीजिए। आप अपने तहसील को एक जबरदस्त, वैभवशाली, समृद्ध ऐसा राज्य बनाइए, अपने लोगों का राज्य, अपने बोली भाषा का राज्य। और दोस्तों ये राज्य के लिए एक सिंगल पॉइंट एजेंडा क्या है, तो वो ये है कि हमें अपने तहसील में 3,000 करोड़ का माल तैयार करना और बेचना है, बस। और आप किसी भी दूसरे तहसील के साथ खुद को कंपेयर मत कीजिए। आपके पास क्या खेती की जमीन है, नहीं है, क्या रेगिस्तान है, क्या पहाड़ है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ एक ही सोच होनी चाहिए कि मुझे अपने तहसील में 3,000 करोड़ का माल तैयार करना और बेचना है।
बस ये एक सिंगल एजेंडा फोकस है दोस्तों। अभी ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो केरला में स्थित है, इसमें इतना सोना है, इतना सोना है। सुप्रीम कोर्ट की अभी उस निगरानी में ये है कि इतना सोना है कि हम लोग पूरी देश का कर्जा उतार सकते हैं। ये सोना, इतना सोना इसमें भरा हुआ है। और ऐसे कई सारे मंदिर हो सकते हैं, लेकिन ये सोना कहां से आता है, कहां से आया? एक राजा ने दूसरे राजा के साथ लड़ाई की, बाद में वहां से सोना लुट के आया, इससे नहीं आया कभी। बिजनेसेस किए हमने, पूरी दुनिया को मसाले बेचे, पूरी दुनिया को वस्त्र बेचे, शिप बिल्डिंग में पूरी दुनिया में नंबर 1 थे, तब जाके इतना सोना, इतनी समृद्धि हमारे पास थी। और आज भी वो हमें करना है। आज भी जिस बायोफ्यूल में, जिस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया को जरूरत है उसकी। और भारत में वो क्षमता है, आपके तहसील में, आपके गांव में वो क्षमता है दोस्तों। लेकिन इस बार ख्याल ये रखना है कि जब हम एक राज्य का निर्माण करें, तब उसकी ओनरशिप 100% हमारी लोगों की, और वो किसी भी दूसरे के हाथ में नहीं जानी चाहिए। तो इसलिए आपका फोकस एक ही है दोस्तों, और वो है सैटरडे सेशन। और सैटरडे सेशन मैं फिर से बोलता हूं कि सैटरडे सेशन के लिए आपको 100% MVP कीजिए, 100% बाद में कीजिए, बाद में सैटरडे सेशन लीजिए, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप तहसील में एक अकेले हो ना, तो बस आप एक अकेले सैटरडे सेशन लीजिए। अगर आपके पास 80 ग्राम पंचायत है, 5-10 सिर्फ MVP है, तो अपने वो 5-10 MVP के साथ सैटरडे सेशन लीजिए। वो 10 अपने अपने ग्राम पंचायत में करेंगे, आप तहसील में करोगे, और उतना कीजिए। बस यही काम कीजिए, सेल मत कीजिए। वो MVP को सेल करना, वो बाकी कुछ करना, वो बिल्कुल वो उसके ऊपर मत ध्यान दीजिए आप। वो अपना काम करिए आप, वो हो जाएगा सब। क्या दोस्तों, ये सब जो चीजें हैं ना, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये दोस्तों पैसे के लिए नहीं है। देखो, अगर पैसे के लिए होता तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, ना आपको ये करने की जरूरत है। आप और मैं, हम लोग जो है वो पैसे के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं। ऑफकोर्स पैसा माध्यम है कि जिसके वजह से हमें सब करना है, इसलिए बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन हम सब जो मिले हैं, जो इस फैमिली का निर्माण किया है, वो एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए। और वो उद्देश्य है स्वराज्य का निर्माण करना, हर तहसील को एक स्वराज्य बनाना जो अपने लोगों का हो। कोई भी जरूरत अगर आपके गांव में लोगों की है, यानी रहने के लिए जगह, खाने पीने के लिए व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, शिक्षण, कोई भी चीज की व्यवस्था, उतना बिजनेस करे और अपना एक राज्य निर्माण करे, समृद्ध वैभवशाली मार्ग, यही ये काम है। और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग सब मिले हैं। और दोस्तों, हर हफ्ते मैं रिव्यू लूंगा, हर हफ्ते मैं पूछूंगा कि आपने क्या किया, हर हफ्ते मैं आपको पूछूंगा कि आपने सैटरडे सेशन किया क्या नहीं। मैं देखूंगा और मैं देखता रहूंगा, पूछूंगा बार बार, और तब तक बोलता रहूंगा जब तक आप ये करते नहीं। ये माँ होती है ना हमारी, ये बचपन में माँ बोलती है ना कि नहाओ नहाओ, हर दिन नहाओ। हम लोग कितने दिन उसको ना बोलते हैं, कितने महीने उनको ना बोलते हैं, लेकिन माँ बोलना छोड़ती है क्या? नहीं। वो तब तक नहीं छोड़ती जब तक हमें पता नहीं चलता कि सुबह नहाना कितना जरूरी होता है, और उसके फायदे हमें समझते नहीं। वैसे मैं आपके पीछे रहूंगा, मैं आपको ये करने के लिए बार बार सैटरडे सेशन के लिए बोलूंगा, और तब तक मैं आपके पीछे रहूंगा, आपके लिए बार बार आपके पीछे लगूंगा एक सब काम करने के लिए, जब तक हम हर तहसील को एक सुजलाम सुफलाम राज्य नहीं बनाते। धन्यवाद, थैंक यू। जी हाँ श्याम सर, हम सब आपके साथ हैं, और जब जब आप जो भी कहेंगे वो हम पूरे